आज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस 1 महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों को न सिर्फ पूरा किया बल्कि जनहित के कई बड़े फैसले लिए, जिसको आम लोगों ने जमकर सराहा। भूपेश सरकार ने 1 महीने में आम लोगों के मन में सुशासन के प्रति नया विश्वास पैदा किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश की नई सरकार ने प्रदेश में काम करते हुए 1 महीना पूरा कर लिया है। फिल्म नायक के किरदार की तरह भूपेश बघेल ने सत्ता संभालते ही एक के बाद एक लगातार कई फैसले लिए। शपथ लेने के महज कुछ घंटे बाद ही सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के ऋण माफी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपए करने की फाइलों पर हस्ताक्षर किए। देश के इतिहास में सबसे छोटी कैबिनेट ने देश की सबसे बड़ी मांग पर मोहर लगा दी। वहीं 72 घंटे के भीतर सीएम भूपेश बघेल ने अपने कारकेड को छोटा करने का निर्देश जारी कर दिया, जिसमें 13 की बजाय 9 गाड़ियां ही उनके काफिले में शामिल करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान एम्बुलेंस को न रोके जाने का भी फरमान जारी किया। वहीं सीएम का काफिला गुजरने पर आम जनता को होने वाली तकलीफों को समझते हुए केवल 2 मिनट से ज्यादा ट्रैफिक न रोकने की अधिकारियों को हिदायत दी गई, जबकि टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों को वापस करने का बड़ा फैसला भूपेश सरकार की कैबिनेट ने लिया। इस फैसले के बाद उन किसानों को नई उम्मीद जगी, जिनकी जमीन सरकार ने बरसों पहले अधिग्रहित तो कर ली, लेकिन आज तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। बात करें भूपेश सरकार के 30 दिन में लिए गए बड़े फैसलों की, तो 16 लाख से ज्यादा किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया, तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए, सीएम के काफिले में अब 13 की जगह 9 गाड़ियां, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए एम्बुलेंस नहीं रोकने के निर्देश, सीएम का काफिला गुजरने पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाएगा ट्रैफिक, टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को देने का फैसला, बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन, छोटे भूखंड की खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटाई गई, झीरम कांड और नान घोटाले में एसआईटी का गठन, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और एजेंटों के खिलाफ दर्ज केस वापस, राजिम कुंभ का नाम किया माघी पुन्नी मेला, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू, पुलिस कल्याण समिति का गठन, जिम पोर्टल की जगह सीएसआईडीसी से खरीद का फैसला, रिटायर्ड अधिकारियों की सेवा समाप्त, किसानों को रबी फसलों के लिए मिलेगा पानी, जिला खनिज न्यासों के कार्यों की समीक्षा, महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती, सरकारी खर्चों में फिजूल खर्ची पर रोक। सीएम भूपेश बघेल ने अपना 1 महीना पूरा करने पर प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखी है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में समर्पित आपकी सरकार का 1 माह शीर्षक के नाम से लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, आपके प्यार और आशीर्वाद से 17 दिसंबर 2018 को मुझे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी। हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, जैसे प्रदेश में लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति विश्वास की बहाली, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा, जल जंगल जमीन से दरकिनार कर असली मालिकों को न्याय दिलाना और जनता के प्रति शासन प्रशासन को संवेदनशील बनाना। आपकी सरकार का 1 माह पूरा होने के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस दौरान अनेक बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने अपने 1 माह के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों को बताया है। उन्होंने लिखा है कि केवल 1 माह में लिए गए ये फैसले हमारी सरकार की दिशा बताते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हक और हित के लिए ऐसे फैसलों की रफ्तार बनी रहेगी। राज्य के विकास और उसमें आपकी भूमिका तथा भागीदारी का हर सपना हम पूरा करेंगे। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास का ऐसा गढ़ बनाएंगे जिसमें सब लोग समृद्ध और खुशहाल हों। सरकार ने समाज के हर वर्ग के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों से आम लोगों में विश्वास का नया वातावरण पैदा हुआ है। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आने वाले दिनों में तेजी से विकास की नई गाथा लिखेगा, जिससे अंतिम छोर में रहने वाला आम छत्तीसगढ़िया भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। उधर नौकरियों में केंद्र सरकार ने सवर्णों को दिए 10% आरक्षण को लागू करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा
कि अभी सिर्फ मैंने केवल समाचार पत्रों में आरक्षण के बारे में पढ़ा है। आरक्षण से संबंधित कोई कॉपी मेरे पास नहीं आई है। केंद्र सरकार ने सदन में पारित प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद आरक्षण पर लागू किए जाने का फैसला किया जाएगा। देखिए, हम केवल समाचार पत्रों में पढ़े हैं। जो लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया है उसकी कॉपी हमारे पास आई नहीं है। आने दीजिए, हम अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग के साथ बैठक की और ग्राम सभाओं में गौठान और चराहा गांवों पर चर्चा की। साथ ही सीएम ने 26 जनवरी को प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं को गौठान के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा है। बघेल सरकार ग्राम सभाओं में गौठान बनाने जा रही है, जहां गांव वाले दिन में अपनी गायों और मवेशियों को बांधेंगे, जिससे पशु आवारा नहीं रहेंगे और खेतों में फसल भी नहीं चर पाएंगे। गौठान में गायों के गोबर से बायोगैस बनाने की योजना तैयार की जाएगी। बघेल सरकार जल्द चरागाहों पर भी काम करने जा रही है। ग्राम सभा को अधिकार होता है और 26 तारीख को ग्राम सभा होना ही, लेकिन इस विषय में कि गौठान के जो निर्माण के लिए और चारागाह, बहुत सारे जगहों में शामला चारागाह है, उसे वो थे ही, लेकिन अन्य जगह जो यहाँ नहीं है उसे चिन्हित करें ताकि उसको चारागाह के रूप में डेवलप कर सकें। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्ट्रेट के मंथन सभा हॉल में अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों को चेताया कि वन अधिकार पट्टा देने का नियम बन गया है और अब हर गांव से 31 दिसंबर तक जानकारी इकट्ठा करें और उसे शासन को भेजे। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि सभी आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा मिलेगा, वो चाहे एक दिन भी और उस गांव में रहा हो, जबकि ओबीसी जनरल लोगों के लिए वन अधिकार पट्टे के लिए 3 पीढ़ियों के रिकॉर्ड जरूरी है। पंचायत मंत्री ने सभी प्रदेश भर के अधिकारियों को इस मामले में गंभीरता से काम करने के लिए चेताया है। विकास के लिए जैसा मैंने बताया कि हर गांव की अद्यतन स्थिति क्या है, वहां की वर्तमान परिसंपत्तियां क्या हैं, जब तक इसकी जानकारी नहीं आती आपको ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कि कौन गांव बहुत ज्यादा काम करा चुका है, कौन गांव कहीं कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो ये असंतुलन जो विकास के पैमानों पे बना हुआ है, इसको भी हमको पाटना है। बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। वहीं सिंहदेव ने कहा कि ऐसे डॉक्टरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे जो फीस न चुका पाने के लिए मरीजों को बंधक बना लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को भी गलत ठहराया। न डॉक्टर है, न स्पेशलिस्ट है, न मशीन है, न कुछ है। उसके लिए अगर आपको आयुष्मान भारत जैसी इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम की आवश्यकता है तो उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। यानी चॉइस बड़ा साफ है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप क्या करना चाहते हो? क्या लोगों को दवाई फ्री करना चाहते हो या सबको आप प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हो और वहां से दवाई खरीदवाना चाहते हो? पथलगांव से सुर्खियों में चल रहे तमता धान खरीदी केंद्र में 93 बोरे धान की बिक्री पर रोक लगा दी गई। तमता धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक गोविंद राम यादव पर आए दिन धान खरीदी में गड़बड़ी करने का आरोप लगता रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधक किसानों के धान को नहीं बल्कि बिचौलियों के धान को धड़ल्ले से खरीद रहा है। पथलगांव तहसीलदार ने खरीदी केंद्र में दबिश देकर सालिक राम का 93 बोरी धान को संदिग्ध मानते हुए जांच के आदेश दिए। वहां का प्रबंधक गोविंद यादव का कई लंबे समय शिकायत मिल रहा है ग्रामीणों द्वारा कि अवैध वसूली कर रहा है। ग्रामीणों को जो एक्चुअल में किसान है उनका धान लेने में नाटक कर रहा है, बिचौलियों से धान ले रहा है। धान पूरे क्षेत्र में बिचौले सक्रिय है और ये गोविंद यादव कई वर्षों से ये काम कर रहा है। इसकी शिकायत हम पूर्व में कलेक्टर के पास भी कर चुके हैं। सालिकराम किसान द्वारा दूसरे का धान बेचने के लिए अपने धान के साथ में लाया गया था। तहसीलदार महोदय द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सालिकराम सिदार का धान को जब्ती कर मेरे सुपुर्द में दिया गया है। महासमुंद के सरायपाली विकास खंड के ग्राम पंचायत चिभराकूट के लोगों को पिछले 3 से 4 महीने से विधवा और वृद्धावस्था पेंशन उनके खाते में नहीं आने की खबर मिली, जिसकी वजह से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाभार्थी बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। इन हितग्राहियों के खाते में नहीं गया है पैसा, उनको हम यहाँ जनपद में आकर उनका अकाउंट नंबर और जो आईडी नंबर है
बताने से हम उसको जांच करके बताते हैं कि उनका किस अकाउंट में खाता में पैसा गया है। कुंजमान कहाँ रहते हो? यहाँ रहता है चूराकुटा में। पेंशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है। क्या अभी कितने महीने का नहीं मिला है? 5 महीना का नहीं मिला है। दुर्ग नगर निगम के 24 MLD फिल्टर प्लांट में अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। फिल्टर प्लांट में कार्य कर रहे करीब 8 कर्मचारी गैस की चपेट में आ गए। गैस की चपेट में आए सभी कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सभी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही निगम के आयुक्त, महापौर, साथ ही निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी कर्मचारियों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। यह नक्सली एक यात्री बस में आगजनी कर लूटपाट कर भाग रहे थे। इनका पीछा करते हुए डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ करके कोरगांव से इन्हें गिरफ्तार किया। घटना स्थल पर मौजूद हथियारबंद 15 नक्सली मौके से जंगलों में फरार हो गए। घर से लापता नाबालिग किशोरी को पुलिस ने जगदलपुर से गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने तखतपुर थाने में किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी इंद्रेश नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया। तस्दीक करवाई गई। विशेष टीम द्वारा जाकर वहां तस्दीक करने पर पाया कि इंद्रेश श्रीवास पिता स्वर्गीय जवाहर श्रीवास उम्र 21 साल निवासी जगदलपुर ने लड़की को तखतपुर से बालाप फुसलाकर भगाकर ले गया। कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलगहना में उप स्वास्थ्य केंद्र से 24 बैटरी चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेलगहना चौकी प्रभारी हेमंत सिंह ने बताया कि बिलासपुर से 5 युवक टाटा मैजिक लेकर बेलगहना पहुंचे थे। उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र की दिन भर रेकी की। एक टाटा मैजिक के वाहन को दूर छुपाकर रखा। रात होते ही 5 आरोपी टाटा मैजिक से बेलगहना उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और 24 सौर ऊर्जा की बैटरी निकाल ली। जब भी ट्रेन गुजरती थी तो वहां ऑटो में बैटरी लोड करते थे ताकि किसी को कोई आवाज सुनाई न दे। 24 बैटरी चुराने के बाद यह भागने की फिराक में थे। इसी बीच बेलगहना पुलिस गश्त पर निकली थी। पुलिस को संदिग्ध अवस्था में टाटा मैजिक नजर आई और पुलिस को देखकर टाटा मैजिक सवार 5 युवक उतरकर भागने लगे। उनमें से तिफरा निवासी अनवर को पुलिस ने पकड़ लिया और इसके साथ ही तालापारा निवासी 15 वर्षीय नाबालिग को भी पकड़ा गया। उसके बाद सिरगिट्टी निवासी 10 वर्षीय नाबालिग को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की। उन्होंने 24 सौर ऊर्जा की बैटरी चोरी करने की बात कबूल की। आरोपियों ने बताया कि उनके साथ 2 मुख्य आरोपी संतोष और फारूक भी हैं। बेलगहना पुलिस ने इसकी जानकारी बिलासपुर एसपी अभिषेक मीणा, एडिशनल एसपी अर्चना झा और कोटा एसडीओपी अभिषेक सिंह को दी। साथ ही अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद बेलगहना पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुटी है। वहीं दोनों आरोपियों की पतासाजी में भी पुलिस जुटी है। रेलवे फाटक सती बेहरा के पास एक संदिग्ध टाटा मैजिक वाहन देखकर उसे रोका गया। वाहन में सवार लोग भागने लगे पुलिस को देखकर, जिन्हें स्टाफ की सहायता से दौड़ाकर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर पकड़े गए एक आरोपी अनवर हुसैन तथा उसके 2 अन्य। उधर कांकेर में पहाड़ियों की गोद में बसा जीवलामारी गांव में पिछले 10 साल से शिक्षक हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं, जिससे यहां रहने वाले बच्चे को पढ़ा लिखा कर कामयाबी की नई इबारत लिखी जा सके। गांव की प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक अरविंद कुरेटी साल 2007 से यहां पर बच्चों को ज्ञान की घुट्टी पिला रहे हैं और इस प्राथमिक शाला में महज 8 बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, पढ़ाई के मामले में शहरों के स्कूली छात्र छात्राओं से यह स्कूल कम नहीं है। शहर वालों में पढ़ने छात्र छात्राएं शायद आपको 20 तक के पहाड़े सुना पाएं, लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र फर्राटे से पूरे पहाड़े आपको सुना देते हैं। समस्या तो है सर, क्योंकि गांव बहुत पहाड़ ऊपर बसा हुआ है, तो हमें आने जाने में करीब 40 मिनट 1 घंटा लग जाता है आने जाने के लिए। काफी दिक्कतें तो आती हैं, कभी कभी घना कोहरा छा जाता है तो हम लोग कुछ देर पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि शाम तक हमें वहां तक पहुंचना है।
खबर कांकेर से है, जहां कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काउंसिलिंग गेम में अपनी जीत का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। खेल में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ की जूनियर टीम ने फुटबॉल के फाइनल मैच में कनाडा को पेनल्टी शूट में 5-4 से हराकर 1 गोल से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरी ओर फुटबॉल की सीनियर टीम ने दिल्ली पर 1 गोल से जीत दर्ज कर कांस्य पदक हासिल किया। जूनियर वर्ग की फुटबॉल की टीम में 12 खिलाड़ी कांकेर जिले से और खिलाड़ी भिलाई से भी इसमें मौजूद रहे। वहीं सीनियर वर्ग की टीम में पूरे 13 खिलाड़ी कांकेर जिले के ही थे। जीत से पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। कनाडा, बांग्लादेश, नेपाल और भारत की हमारी 4 टीम बनी थी। उसमें से हमारे जूनियर अंडर 17 टीम गोल्ड मेडल लाई और सुपर सीनियर हमारी टीम भी गई थी, उसमें हमारे ब्रॉन्ज मेडल लाई। हम लोग पंजाब फगवाड़ी खेलने गए थे फुटबॉल इंटरनेशनल काउंसिल में, जिसमें से हमारी टीम अंडर 17 की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त की है और सीनियर की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की है। जांजगीर चांपा जिले में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस बार जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। जिले में गरिमामय और हर्षोल्लास से मनाने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार बंसोड़ और पुलिस अधीक्षक RN दास ने संयुक्त रूप से गणतंत्र दिवस समारोह स्थल का निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय जांजगीर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर के मैदान में आयोजित होगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यातायात सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, बैठक, पेयजल, मंच, साज सज्जा, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न विभागों द्वारा निकाली जाने वाली झांकियों के संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेजों का निर्वहन निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमा और उत्साहपूर्वक वातावरण में मनाने की बात उन्होंने कही। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर युगल किशोर उर्वशा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज चंद्रा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बरमकेला के प्रशांत बारीक को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रशांत बारीक को सम्मानित करेंगी। प्रशांत को यह सम्मान उसके साहसिक कार्य के चलते दिया जा रहा है। 25 मई को प्रशांत ने अपने दोस्त को महानदी में डूबने से बचाया था। इस बार राज्य के 4 साहसी वीर बच्चों का सम्मान होना है। रायगढ़ जिले से एकमात्र प्रशांत बारीक का चयन हुआ। प्रशांत 5वीं क्लास में पढ़ता है और डॉक्टर बनना चाहता है। तो मई में 4-5 जने बच्चे नहा रहे थे नदी में और लोकेश प्रधान वो गहरा में चला गया, थोड़ा सा गहरे में चला गया, तो भाई उसको देख लिया और उसको खींच के ले आया। उधर तमनार में बाबा जय गुरुदेव महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत महाराज की कलश आरती और फूलों से ऐतिहासिक स्वागत किया गया। साथ ही सत्संग नामदान कार्यक्रम में उमाकांत महाराज ने बताया कि शाकाहार सदाचार युवा चरित्र निर्माण के लक्ष्य के साथ गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का संकल्प लिया गया है। 30 लाख लोगों को सत्संग के वचनों से शाकाहारी बनाने का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। महाराज ने भारत के निवासियों को त्याग, सेवा, समर्पण और भक्ति का पाठ पढ़ाने का सत्प्रयास वह कर रहे हैं। हर दिन एक नए नगर में सत्संग देना ही उनका उद्देश्य है। बालोद जिले में निषादराज गुहा जयंती पर 32 गांव के मछुआरों ने एकत्रित हुए और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अब्दुल लतीफ ने समाज का ध्वजारोहण, पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नाव में सवार होकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ ही सीता माता की मूर्तियों के साथ महिलाओं और बच्चों ने कलश धारण कर गांव के प्रभात फेरी लगाकर मंदिर में कलश स्थापित किया। अब्दुल लतीफ ने निषाद समाज को 1 लाख रुपए की नकद राशि भी प्रदान की। साथ ही प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया।
पूर्वजों के इतिहास को दोहराने का आज अथक प्रयास किए हैं। हम सब ग्रामवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इस अवसर पर अपना उपस्थिति होने का जो एहसास हुआ है, बहुत ही हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये डौंडी ब्लॉक के परिक्षेत्र के अंतर्गत, घोटिया जोन के अंतर्गत हमारी जो 32 गांव के जितने भी निषाद बंधु साथी हैं, वो सभी आकर अपना उत्सव मनाते हैं। अगर इंटरनेट पर काला हांडी सर्च किया जाए तो गूगल में 2018 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म काला हांडी की खबरें दिखेंगी। ओडिशा के जिस काला हांडी को पूरी दुनिया जानती है, उससे जुड़ी खबरें काफी नीचे नजर आती हैं। काला हांडी के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की ओर से 20 साल पहले तक ऐसी खबरें आती रहीं कि दिल्ली की सल्तनत हिल जाया करती थी। भूख और गरीबी की वो खबरें अब नहीं आ रही हैं, तो इसे क्या माना जाए? क्या भूख और गरीबी के दुष्चक्र से काला हांडी अब आजाद है, या फिर अब काला हांडी की हकीकत ही खबरें दुनिया तक पहुंच नहीं पा रही हैं? ये जानने और समझने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम काला हांडी गई। टीम 2 दिन तक काला हांडी के शहरों और गांव में घूमी। हमारी टीम ने जो काला हांडी देखा, उसे चैनल के माध्यम से हम सीरीज के रूप में दुनिया के सामने ला रहे हैं। सीरीज का पहला अंक उस गरीब के नाम है जिसकी 2 पीढ़ियां एक छोटे से घर की आस में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। तीसरी पीढ़ी आज मौजूद है, लेकिन इस पीढ़ी की घर की आस भी अब रुखसत की ओर है। कालाहांडी क्षेत्र और 1993 में बने जिला नुआपाड़ा के एक बड़े शहर खरियार से 20 किलोमीटर दूर पेंडावन ग्राम पंचायत के एक गांव धर्मसागर में सड़क किनारे घासीराम माझी की झोपड़ी है। झोपड़ी की दीवारें 3 फीट ऊंची हैं। बीच का हिस्सा करीब 5 से 6 फीट ऊंचा है। घासीराम बताते हैं कि मकान बनाते वक्त ज्यादा ईंटों की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए दीवार की ऊंचाई केवल 3 फीट ही रखी गई। मकान में रोशनी दरवाजों से नहीं, केवल टूटे हुए खपरों से ही आती है, जिनसे बारिश में पानी भी अंदर पहुंचता है। रात को जब चूल्हा जलता है तो उसकी रोशनी से स्कूल में उनके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, और इसी रोशनी के बदले लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाला धुआं हर किसी के हिस्से में आता है। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना घासीराम की पत्नी द्रौपदी के चूल्हे को न तो उन्नत बना पाई और न ही उनकी जिंदगी को उज्जवल कर पाई। यही हाल मकान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, जिसमें गरीब लोगों को पक्के मकान बनवाने की व्यवस्था थी। बीजेपी की सरकार ये दावा करती थी कि इसका लाभ देश भर में लोगों, जरूरतमंदों तक पहुंचेगा, लेकिन इसका लाभ 2 राज्यों को जोड़ने वाले हाईवे के ठीक किनारे रहने वाले घासीराम माझी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या घासीराम को इसकी जरूरत नहीं, या फिर सरकार उसे गरीब नहीं मानती? घासीराम के लिए यह भी एक बड़ा प्रश्न है। आखिर वह कौन सी वजह है जिसके चलते उसे मकान नहीं मिला? छोटे थे और अभी तो बदला है, पहले से बेहतर हुआ है, सुधरा है कुछ? हाँ, अभी तो थोड़ा सुधरा है सर। क्या क्या सुधरा है? लोग शराब पूरी जो पीने वाला का वो सुधर गया सर। राजनांदगांव नगर निगम ने लोगों को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए शहर के बस स्टैंड और बलदेव बाग में रैन बसेरों की व्यवस्था की है। इन रैन बसेरों में शहर के बेघर और गरीब लोगों को निःशुल्क आश्रय दिया जा रहा है। यहां आने वाले लोगों को सोने के लिए बिस्तर, कंबल, पानी और शौचालय की सुविधा नगर निगम उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में रेलवे स्टेशन वाली चैनल का लगभग 12 लोगों को हमने फ्लाईओवर के नीचे से शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को ले जाने के बावजूद 1-2 दिन रहने के बाद लोग बाहर निकल जा रहे हैं। और नगर निगम से सुविधा ये है सर कि जो भी आएंगे बेघर, शहरी बेघर हैं, तो उन लोग को फ्री में रखना है यहाँ, और बिस्तर की सुविधा है, पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।